चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ द कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, आज जो बेसिक जिन लोगों का छूटा हुआ था वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कंपनी अकाउंट्स, हाँ नहीं बाबू, आज आगे नहीं पढ़ाएंगे, हम तो मैसेज पहले ही कर दिए ना बेटा कि आज हम जो पहले जिनका पीछे छूटा हुआ है उनको बता रहे हैं, बिकॉज आज जितना पढ़ा दिया है उसमें होमवर्क आपको दे दिया है, तो वो आप लोग होमवर्क बनाइए जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको हम स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं आज। हाँ ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट्स के अंदर आपका सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आपको अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स पढ़ना है, और थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये तीन चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तीन चैप्टर के बारे में आपको जानना है। ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड तो है यार। ठीक है, जिनका भी ज्वाइन नहीं हो रहा है सेम आईडी पासवर्ड तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया। खैर चलते हैं, तो अभी हम लोगों को अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ना है कि कंपनीज जब शेयर कैपिटल इशू करती हैं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी क्या एंट्री करती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज हमें आपको बतानी पड़ेगी बैकग्राउंड स्टार्ट करने से पहले, तो इसमें बस हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं, बिकॉज बहुत थ्योरी मैंने अभी पढ़ाई नहीं है। थ्योरी में इन द मीन टाइम जब मेन बैच होगा, मेन बैच के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या चर्चा करनी है, तो आइए ये देखते हैं। हमने बोला कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल हमें किस कंपनी का पढ़ना पड़ेगा, तो पब्लिक कंपनी का हमें पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, तो पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके नेम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। दो तरह की कंपनी होती है, एक कंपनी के नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, इसको हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, और एक कंपनी होती है जिसके नेम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है, इसको हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और इंडिया में सिर्फ पब्लिक कंपनी को शेयर्स बेचना अलाउड है। ठीक है, बेचना अलाउड है, मतलब ये पब्लिक को अपने शेयर्स बेच सकती है और उनसे पैसा कमा सकती है। ठीक है, पैसा उठा सकती है, यू कैन से कमा सकती है, जो भी कह सकते हैं। प्राइवेट कंपनी को शेयर्स बेचना अलाउड नहीं है। तो जिस कंपनी को शेयर बेचना अलाउड नहीं है, हम उस कंपनी का अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज ना तो वो अपने शेयर को इशू कर पाएगी, ना वो किसी को शेयर बेच पाएगी, ना कुछ ऐसा कर पाएगी, ना किसी से पैसा मांग पाएगी। तो जब ऐसा हो ही नहीं पाएगा तो वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ द प्राइवेट कंपनी। हम प्राइवेट कंपनी से कंसर्न्ड नहीं है, हम सिर्फ किस चीज से कंसर्न्ड है, पब्लिक कंपनी से कंसर्न्ड है। ठीक है, हाँ बोलिए। हेलो, एक्सिस बैंक इज अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एक्सिस बैंक एक लिमिटेड कंपनी, उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, इट इज अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, आई जिसका भी पीछे माइक चल रहा है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, पीछे से बार बार आवाज आ रही है। ठीक है, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, खटखट की आवाज आ रही है जी। आई, तो पब्लिक लिमिटेड होगी और प्राइवेट लिमिटेड, दो तरह की कंपनियां होगी। हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल को नहीं करना है, क्योंकि वहां शेयर्स पब्लिक को इशू होता ही नहीं है। तो जहां शेयर्स पब्लिक को इशू होते हैं उन कंपनी को हम लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, और उनके ही हम लोगों के अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल से कंसर्न्ड ये चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इससे ज्यादा मैं अभी आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी हम लोग मेन बैच के साथ में एक साथ में पढ़ेंगे, वहां पे भी हमने आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, जो रिक्वायर्ड चीजें थी अभी वही बताई है। तो मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी को कुछ पैसे की जरूरत है, तो इस कंपनी ने अपने शेयर्स
पब्लिक के पास निकाले हैं, इसने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं। ऑफर करने का मतलब है कि ये मार्केट में कह रही है कि आइए हमारे शेयर्स खरीद लीजिए। तो इसने किसको ऑफर किए हैं? तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर, जो इन्वेस्टर्स इसी चीज का मौका देखते हैं कि कब किस कंपनी के शेयर्स मार्केट में निकलें और हम उन कंपनी के शेयर्स को खरीदें, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करें। तो ऐसे ही इन्वेस्टर्स के पास कंपनी ने ऑफर किया है कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए, और हमारे एक शेयर की कीमत है ₹10। कंपनी हर शेयर पे कितना रुपया मांग रही है? 10 रुपया। शेयर क्या है भाई? तो शेयर का मतलब कि कंपनी के पूंजी की हिस्सेदारी। कंपनी ने अपने कैपिटल को बहुत छोटे छोटे हिस्से में बांट दिया है और बोलता है कि एक हिस्सा जो खरीदेगा उसको 10 रुपया देना पड़ेगा, और ऐसे ही बहुत सारे हिस्से कंपनी बेचने को रेडी है। आइए, ये कंपनी कितना हिस्सा बेचने को रेडी है? तो हम बोलते हैं कंपनी अपने कैपिटल का 10,000 हिस्सा बेचने को रेडी है। तो वो कितने शेयर्स बेचने को रेडी है? कंपनी 10,000 शेयर्स बेचने को रेडी है। और हर शेयर की यूनिट वैल्यू कितनी है? तो हर शेयर की यूनिट वैल्यू 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी मार्केट से कितना रुपया कलेक्ट करने को चाह रही है? कंपनी मार्केट से 1 लाख रुपया कलेक्ट करना चाह रही है। ने बोला कि हाँ जी, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ गई। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसीजर्स दैट हाउ द कंपनी विल ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक, टू द इन्वेस्टर्स, एंड हाउ द कंपनी विल गेट दैट 1 लाख रुपीज विद द कंपनी is in the process to get the shares issued and take up this 1 lakh rupees from the market. In that process, what the company has to do? So company has to follow rules. Company has to follow rules. ठीक है भाई, rules. The rules which are designed by whom? So the rules which are designed by the Companies Act 2013. Because all the workings, all the procedures, all the rules, regulations for the working of the company has been enacted in the Companies Act 13, and the company should have to follow these rules and regulations. So also company, how the company will run, how the company will get incorporated, how the company will work, how the company will do other things and other accounting entries, everything is written in Companies Act 13. In that meanwhile, in that thing, what are the different procedures and the different actions to issue the share, it is also being recorded in Companies Act 13. तो भाई कैसे शेयर्स इशू किए जाएंगे, कैसे शेयर्स इन्वेस्टर्स तक पहुंचेंगे, इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग, इन सब चीजों का रूल रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, कितने सेक्शन है? तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 470 सेक्शन इसके अंदर है। ठीक है, इन्हीं 470 सेक्शन में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, और इन्हीं में कहीं पे आपको, ठीक है, रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखा हुआ है, विच आर टू बी फॉलोड बाय कंपनी टू इशू शेयर्स। कैसे शेयर्स इशू किए जाएंगे, इसका रूल और इसका गाइडलाइन भी इन्हीं 470 सेक्शंस में से कहीं पे लिखा हुआ होगा। तो कंपनी को पहले तो ये कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, कंपनी को और क्या फॉलो करना पड़ेगा? तो कंपनी को सेबी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। भाई अब ये सेबी क्या है? तो सेबी बोलता है कि भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज की ओपनिंग, ट्रेडिंग, बेचना, खरीदना, इन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और इन सब को वॉच ओवर करता है। तो भाई सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हमको पता है, आपको पता है, अच्छी बात है। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के रूल्स भी फॉलो किए जाएंगे। मींस whenever a company has to issue the share capital in the market,
तो it should have to go in furtherance with the Companies Act 13, the provisions and the sections which are mentioned over there, plus the rules which are prescribed in the company issue of share rules, which is a part of the Companies Act 13, plus the rules which are required to be followed under the SEBI Act. The SEBI rules are to also to be followed over there when the company is going to issue the share capital to the potential investors. ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जब ये शेयर कैपिटल दिया जाएगा तो जो रूल है उस रूल को फॉलो किया जाएगा, एंड द रूल विल बी इन द कंपनीज एक्ट 13 प्लस द सेबी रूल्स। प्लस मैं यहाँ पे प्लस कर दूं बिकॉज ये दोनों रूल्स को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। क्या रूल्स हैं, उनमें से कुछ रूल्स हम लोग विद इन द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ रूल्स जो हम लोगों को पढ़ने हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने क्लास पहले लगाई होगी 2-3 रूल मैंने डिस्कस किया भी था कि इतने रुपए पे का प्रीमियम दिया जाएगा, इतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है, इतना ये किया जा सकता है, इतना वो किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो फिर आप सिलसिलेवार ढंग से देखिए हम लोग क्या रूल्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, कि भाई शेयर इशू करने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अ कंपनी दैट वांट टू इशू द शेयर इन द पब्लिक, जिसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं, इस घटना को आईपीओ बोलते हैं। मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स को पहले बार इन्वेस्टर्स को बेचना चाहती है तो इस घटना को आईपीओ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, पब्लिक ऑफर मतलब प्रारंभिक, पहली बार जब कंपनी प्रारंभ कर रही है, स्टार्ट कर रही है पब्लिक ऑफर करना। पब्लिक ऑफर का मतलब हो गया कि पब्लिक को शेयर्स दे रही है, ऑफर कर रही है कि भाई लीजिए, उनके सामने प्रपोजल दे रही है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स लीजिए, तो इट इज कॉल्ड आईपीओ। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर का सबसे पहला रूल है कि कंपनी को इशू करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, कंपनी को क्या इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस। व्हाट दिस प्रोस्पेक्टस विल डील विथ, प्रोस्पेक्टस किस चीज से डील करेगा, तो प्रोस्पेक्टस में सारी बातें होंगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, तो मैंने एक प्रोस्पेक्टस आपको कुछ दिनों पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला भी था। एक कंपनी थी रोजरी बायोटेक करके, रोजरी बायोटेक लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी, यही अभी सबसे लेटेस्ट कंपनी है जिसने अपने शेयर्स मार्केट में बेचे हैं पब्लिक को पहली बार, रोजरी बायोटेक लिमिटेड, ठीक है। इसने जुलाई के लास्ट में 29 या 30 जुलाई को इसका आईपीओ आया है। तो कंप्लीट इन्फो क्या होगा, कंप्लीट इन्फो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी के प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस ईयर के कैसे रहे हैं, कंपनी के प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स का क्या हाथ चल रहा है, कंपनी कितना पैसा इकट्ठा करना चाहती है, कंपनी इन पैसे को कहाँ यूटिलाइज करेगी, कंपनी को क्या इससे फ्यूचर प्रॉफिट के सिचुएशंस दिखते हैं, कंपनी शेयर होल्डर्स को एक एस्टिमेटेड कितना रिटर्न देगी, एंड मेनी मोर थिंग्स, बहुत सारी और चीजें और बातें, ठीक है। कितने रुपए का शेयर इशू करेगी, आप कैसे कैसे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है शेयर में इन्वेस्ट करने का, आप कितने शेयर्स मिनिमम खरीद सकते हैं, आप कितने शेयर्स मैक्सिमम खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो सारा इंफॉर्मेशन कंपनी कहाँ लिख करके देगी, तो कंपनी लिख करके देगी अपने प्रोस्पेक्टस में। Prospectus is the first necessity that a company should follow when it is going to issue the shares. Prospectus कहाँ जमा करना पड़ता है, तो भाई सबसे पहले प्रोस्पेक्टस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब वो मंत्रालय जो कंपनियों की निगरानी करता है, ठीक है, वो मंत्रालय जो कंपनियों की निगरानी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास फाइल करना पड़ता है। फिर जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको अप्रूव कर देता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, आपका प्रोस्पेक्टस सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस को फॉलो करता है जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है। जब एमसीए इसको अप्रूव कर देता है तो इस प्रोस्पेक्टस को अब आप पब्लिक डोमेन में
पब्लिक डोमेन में रिलीज कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में रिलीज करने का मतलब होता है कि अब आप इसको पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। पब्लिक कौन है? पब्लिक वो है जो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी, ठीक है। पब्लिक कौन है? तो पब्लिक वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो जब तक वो आपकी कंपनी को जानेंगे नहीं, जब तक वो आपकी कंपनी को समझेंगे नहीं, क्या वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे? नहीं भाई, वो आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। तो कंपनी को जानने के लिए, समझने के लिए कंपनी पैसा लेके क्या करेगी? कंपनी कहीं पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी? कंपनी क्या उस पैसे से करने वाली है फ्यूचर में? कंपनी जो ये शेयर बेच करके पैसा जो हम उसको देंगे, ठीक है, उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करेगी, उससे कितना प्रॉफिट कमाएगी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। इन सारी बातों को जानने और समझने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए और वही डॉक्यूमेंट कहलाता है प्रोस्पेक्टस। मुझे किसी कंपनी ने ऑफर किया कि आइए मेरे कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, एक शेयर मैं 10 रुपए का बेच रही हूं, क्या मैं आंख बंद करके उस कंपनी के शेयर्स खरीदने चले जाऊंगा या चली जाऊंगी? तो नहीं, आप उससे पहले उसके ऑब्जेक्टिव के, उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस इशू करना सबसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट द इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस कभी भी कंपनी अपने शेयर्स बेचने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब प्रोस्पेक्टस रिलीज हो जाएगा, पब्लिक डोमेन में प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो नेक्स्ट स्टेप होगा, कंपनी बोलेगी कि अब जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने हमारी कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा है और उनको इंटरेस्ट है, वो उनको लगता है कि हाँ हमारी कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, दोज इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स प्लीज अप्लाई फॉर द शेयर्स, ठीक है। आप लोग अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं कीजिएगा हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन लोग इंटरेस्टेड हैं। तो भाई अप्लाई कीजिए। कंपनी अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे फॉर एग्जांपल कि मिनिमम, अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो मिनिमम 100 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा या 10 शेयर्स के लिए करेगा या जितने भी शेयर्स के लिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज रूल, ठीक है। वो कंपनी अपने हिसाब से बनाएगी। कंपनी एक मिनिमम लॉट साइज बनाती है, मिनिमम लॉट साइज, ठीक है। फिर कंपनी एक मैक्सिमम लॉट साइज बनाती है कि मिनिमम एक व्यक्ति इतने शेयर के लिए अप्लाई करे और मैक्सिमम एक व्यक्ति इतने शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मान लो मैक्सिमम लॉट साइज कंपनी ने बना दिया कि एक व्यक्ति 1000 शेयर से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी अ मिनिमम लॉट साइज, एनीथिंग कैन बी अ मैक्सिमम लॉट साइज। इस पे कुछ दिमाग मत लगाइएगा कि क्या मिनिमम लॉट साइज होगा, क्या मैक्सिमम लॉट साइज होगा, ठीक है। डिपेंड करता है, बहुत बड़ी कंपनी है, अगर करोड़ों शेयर्स निकाले हैं उस कंपनी ने, ठीक है, तो मिनिमम लॉट साइज भी लाखों का होगा, ठीक है, कि लाख शेयर कम से कम आप अप्लाई कीजिए। अगर करोड़ों शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द इशू, ठीक है। इशू का कितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जब मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइज डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद कंपनी ये डिसाइड करेगी कि भैया कितना पैसा एप्लीकेशन पे मंगाएंगे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखी है कंपनी ने, या 100 रुपए रखी है, या 50 रुपए रखी है, या 1000 रुपए रखी है, या 200 रुपए रखी है, ये भी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एक शेयर का फेस वैल्यू क्या रखना चाहता है, ठीक है। तो कंपनी जितना भी फेस वैल्यू होगा उसका सर्टेन परसेंटेज पैसा, सर्टेन परसेंटेज पैसा एप्लीकेशन के साथ मांग लेगी, साथ मांग लेगी, ठीक है भाई। सर्टेन परसेंटेज, जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पे आपको अगर समझाएं तो कंपनी ने अगर 10 रुपया फेस वैल्यू रखा है शेयर का, तो कंपनी कहती है 10 रुपए का 25% @ 25% आप दे दीजिए एप्लीकेशन के साथ।
मतलब जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है, जितने भी शेयर्स में इन्वेस्टेड है, मिनिमम में इन्वेस्टेड है, मैक्सिमम लॉट साइज में इंटरेस्टेड है, या मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में किसी दूसरे लॉट साइज में इंटरेस्टेड है, आप पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू का 25% एप्लीकेशन अमाउंट दे दीजिए। तो फेस वैल्यू का 25% कितना रुपया होगा बोलिए? अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना रुपया आएगा? कितना आएगा? 2.5 रुपया। ठीक है, तो कंपनी पर शेयर पर 2.5 रुपया मांग रही है। मान लिया कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आप मिनिमम लॉट साइज में आपका इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मेरा मिनिमम लॉट साइज मान लिया 100 शेयर्स है। तो भाई मान लो कि कोई ये एक इन्वेस्टर, इसका नाम एक्स है, ये मिनिमम लॉट साइज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो ये एप्लीकेशन पे 100 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से 250 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म भर करके और 250 रुपए उस कंपनी के दिए हुए बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगा, और उसका जो उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट को की स्कैन कॉपी एप्लीकेशन के साथ में कंपनी को मेल कर देगा। ठीक है, ये हो गया भाई एप्लीकेशन का प्रोसेस। ये एक प्रोसेस मैंने एप्लीकेशन का समझाया। एप्लीकेशन का और भी अदर प्रोसेस भी होता है, जो सबसे कॉमन प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया कि भाई जितना भी लॉट साइज आपको अप्लाई करना है आपने किया। दूसरा व्यक्ति वाई है, उसको 200 शेयर्स का लॉट साइज चाहिए, तो वो 200 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से जितना भी बनेगा, 500 बनेगा शायद, हाँ ठीक है, 500 रुपया कंपनी को दे देगा कि भाई हमने 200 शेयर्स अप्लाई किए। एक तीसरा व्यक्ति जेड है, वो मैक्सिमम लॉट साइज अप्लाई करना चाहता है, तो मैक्सिमम लॉट साइज 1000 शेयर्स हैं, तो वो 1000 शेयर्स पे 2.5 रुपए के हिसाब से, ठीक है, कितना रुपया बन जाएगा ये? 2500 रुपया कंपनी को क्या कर देगा? भेज देगा। तो ये पहली अकाउंटिंग एंट्री होगी यहां पे, ठीक है, क्योंकि पहली बार कंपनी को पैसा एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। इससे पहले कंपनी को अभी तक पैसे के रूप में कुछ नहीं मिला था। शेयर कैपिटल के इशू होने पे डिफरेंट प्रोसीजर्स चल रहे थे, लेकिन कंपनी के पास पैसा नहीं गिरा था अभी तक। अब कंपनी के पास जाके एप्लीकेशन का पैसा गिरा है, तो कंपनी अब जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना चालू करेगा। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एप्लीकेशन फ्री नहीं हो सकता, एप्लीकेशन फ्री नहीं हो सकता, एप्लीकेशन फ्री नहीं हो सकता। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री हम लोगों को करनी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्री जो हम लोगों को करनी, एप्लीकेशन कभी भी ब्लैंक अमाउंट नहीं हो सकता बेटा, एप्लीकेशन कांट बी अ ब्लैंक अमाउंट। ठीक है, बिकॉज ब्लैंक अमाउंट हो जाएगा तो वो कंसीडरेशन ही नहीं होगा, ब्लैंक अमाउंट हो जाएगा तो वो कंसीडरेशन ही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि वो आपका ब्लैंक अमाउंट नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आइए इसकी जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी ऑन द एप्लीकेशन, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। When the company will receive the application money, the company will pass a journal entry in its books of accounts. ठीक है, क्या जर्नल एंट्री पास होगा आइए देखते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 1, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा मिला तो हमारे पास पैसा कहां आ रहा है? तो हमारे पास पैसा बैंक में आ रहा है। कंपनी के शेयर कैपिटल के हर पॉइंट पे कोई भी पैसा अगर आएगा वो बैंक में ही आएगा। देयर इज नॉट अ सिंगल पेनी ट्रांजेक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट इन कैश, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो हमने बोला कि कंपनी के सारे शेयर्स बिक गए हैं, सारे शेयर्स पे एप्लीकेशन आ गया है,
कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन आना चाहिए था? तो भाई कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, सारे शेयर्स इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्टेड हो गए हैं और ऑलमोस्ट और सारे शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन का पैसा ₹2.5 के हिसाब से मिल गया है। तो भाई ₹2.5 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10,000 शेयर्स पे कितना पैसा मिल गया होगा? 10,000 शेयर्स पे ₹2.5 के हिसाब से हम बात करें तो कितना पैसा मिल गया होगा? 25,000 रुपये। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा। ₹2.5 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे अपने को 25,000 रुपया डिफरेंट इन्वेस्टर्स के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में आ गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि डेबिट तो हमने किसी चीज को कर दिया, क्रेडिट किस चीज को करें? तो यहां पे हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पैसा ₹2.5 के हिसाब से किस चीज पे आया है, किस चीज का आया है, किस चीज का पैसा है? तो ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा है। अभी फिलहाल कंपनी इसको क्या मान रही है? तो कंपनी इसको अपनी लाइबिलिटी मान रही है। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ा है और कंपनी ने इस चीज को क्रेडिट किया है। क्यों कंपनी लाइबिलिटी मान रही है? समझिए, कंपनी इस चीज को लाइबिलिटी इस वजह से मान रही है बिकॉज अभी इन इन्वेस्टर्स को कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। ठीक है, तो टिल द टाइम कंपनी जब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर देती है तब तक ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, द कंपनी हैज टू चेक कि वेदर वो शेयर्स अलॉट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाए, कोई प्रोसीजरल डिले हो जाए, कुछ गलती हो जाए, व्हाटसोएवर। तो जब तक कंपनी अभी शेयर्स अलॉट नहीं करेगी तब तक कंपनी इसको क्या ही मानेगी? लाइबिलिटी मानेगी। अब आइए सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप कि कंपनी ने सर्टेन परसेंटेज पैसा एप्लीकेशन का मांगा और लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया। अब जैसे ही लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, एप्लीकेशन भेजा कंपनी को, कंपनी ने एक एक करके सारे एप्लीकेंट्स का एप्लीकेशन चेक किया। ठीक है, सारे एप्लीकेंट्स का नेम, ठीक है, उनका एड्रेस, पैन नंबर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी को मिली थी, कंपनी ने सारे इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई किया और कंपनी अपने आप को इस चीज के लिए कंपनी ने कंसीडर कर लिया कि नहीं भाई, इन सारे लोगों को हम आराम से शेयर्स इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है शेयर इशू करने में। ठीक है, तो कंपनी ने बोला कि हाँ भाई, कोई दिक्कत परेशानी इशू करने में नहीं है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर क्लियर, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी अब इनको शेयर्स क्या करेगी? अलॉट कर देगी। इन शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर अलॉट करेगी। ठीक है, इन इन्वेस्टर्स को, बेसिकली मैं शब्द को ठीक करूं, जब तक उन्होंने कंपनी ने शेयर अलॉट नहीं किए हैं हम उन व्यक्तियों को शेयर होल्डर्स नहीं बोल सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बाद ही हम शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं। तो अभी ये सारे लोग इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ द कंपनी विल पास नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। अभी तक कंपनी ने इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया था। ऑन अलॉटिंग द शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर दे रही है तो कंपनी अब अलॉटमेंट के बाद जो पैसा है लोगों का, ठीक है, जो अभी कंपनी ने लायबिलिटी के रूप में रखा हुआ था, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ था, अब कंपनी बोलती है कि भाई अब हमने इन लोगों को, इन इन्वेस्टर्स को शेयर इशू कर दिए, अब ये मेरा पैसा, मेरा हक बन गया, नाउ इट इज माय कैपिटल, अब ये कंपनी का कैपिटल है। तो कंपनी अपने पैसे को, जिसको कि शेयर एप्लीकेशन में उसने रखा हुआ था लायबिलिटी बना के,
अब उस पैसे को कंपनी क्या कर रही है, इस पैसे को कंपनी अब अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रही है, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी तो कंपनी अपनी एक लायबिलिटी को कम कर रही है और दूसरी लायबिलिटी को बढ़ाएगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा, कंपनी कौन सी लायबिलिटी को कम करेगी और कौन सी लायबिलिटी को बढ़ाएगी, अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब तक शेयर्स अलॉट नहीं किए थे, एप्लीकेशन का पैसा लायबिलिटी था, ठीक है, लेकिन अब जब शेयर्स अलॉट कर दिए हैं तो कंपनी कह रही है कि भाई अब हम अपने शेयर एप्लीकेशन के पैसे को, इस लायबिलिटी को कैंसिल कर रहे हैं। कंपनी ने लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000, एंड नाउ since the shares have been issued already, the amount will be transferred to share capital account 25,000, being share application transferred to capital. This will be the narration. ये इस एंट्री का नरेशन होगा। देखिए, एप्लीकेशन पहले क्रेडिट हुआ और एप्लीकेशन अब डेबिट हुआ, मतलब मैंने एक लायबिलिटी को कैंसिल कर दिया। जो लायबिलिटी मैंने यहां खड़ा किया था, मैंने उस लायबिलिटी को कैंसिल कर दिया और फाइनली मैंने पैसा शेयर कैपिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो एक लायबिलिटी को मैंने घटाया और दूसरी लायबिलिटी को मैंने क्या कर दिया। दिस इज अ प्रॉपर एंट्री, ये प्रॉपर अकाउंट है, जहां पैसा जाना चाहिए था हमने उस जगह पैसा भेज दिया, ठीक है। तो ये दो प्राइमरी एंट्री हो गई जो हर जगह होगी। These are the two primary entries that are to be included at every point, हर जगह, ठीक है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम मीटिंग चेंज कर देते हैं, मीटिंग चेंज कर देते हैं, आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में ऐड हो जाइए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब लोगों को जुड़ जाने दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को जुड़ जाने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया, सब लोग आगे। चलिए, तो आगे हम लोग इसको बढ़ाएं। अब यहां तक कंपनी ने ₹2.5 लेकर के और ₹2.5 के बराबर ₹2.5 तक की एंट्री सेट कर दी है। अब कंपनी को कुल, क्योंकि हर शेयर की कीमत ₹10 थी, तो अब बाकी के बचे हुए पैसे कंपनी को उठाने हैं। तो कंपनी अब आगे फिर पैसा मांगने का सोच रही है। कंपनी अब फिर आगे पैसा मांगने का सोच रही है। कितना पैसा कंपनी मांग चुकी है पर शेयर और कितना पैसा अभी भी कंपनी का मांगना बाकी है? कंपनी ₹2.5 पर शेयर मांग चुकी है और ₹7.5 पर शेयर अभी भी कंपनी का मांगना बाकी है, बिकॉज द टोटल अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। अब नेक्स्ट स्टेप, कंपनी फिर पैसा मांगेगी, ठीक है।
कंपनी फिर पैसा मांगेगी और इस बार सेकेंड स्टेप पे जो पैसा मांगा जाता है उसको बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट, पहले बार कंपनी बोल रही थी कि एप्लीकेशन का दीजिए, ठीक है, कि आप कंपनी में शेयर खरीदने को इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन का पैसा दीजिए। लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, कंपनी ने एप्लीकेंट को क्या कर दिया, शेयर्स अलॉट कर दिए। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है। मैंने ये नहीं बोला कि कंपनी रिसीव कर रही है, मैंने बोला कि कंपनी मांग रही है। तो तीसरी एंट्री अलॉटमेंट के पैसे को मांगने की होगी, ठीक है। अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, हम पैसा मांग रहे हैं, अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। मान लिया अलॉटमेंट पे हम कंपनी जो है वो ₹2.5 फिर मांग रही, ठीक है। कंपनी ने बोला कि चलिए ऐसा कीजिए कि आप लोग जितने मेरे शेयर होल्डर्स हैं, अब मैं इन्वेस्टर नहीं बोल रहा हूं, अब मैं प्रॉपरली शेयर होल्डर बोल रहा हूं, बिकॉज सारे लोगों को कंपनी शेयर्स अलॉट कर चुकी होगी। तो नाउ कंपनी इज टेलिंग देम कि वो अब क्या है, वो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर नाउ नॉट द इन्वेस्टर्स, दे आर द शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। तो कंपनी कह रही है कि अलॉटमेंट मनी आइए शेयर होल्डर लोगों से मांगते हैं। हमने बोला ठीक है, एंट्री होगी। एंट्री पहले देखिएगा, फिर मैं एंट्री समझाऊंगा कि क्या कहता है एंट्री। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर्स पे कंपनी ₹2.5 मांग रही है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये ₹2.5 शेयर कैपिटल में कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया। कंपनी ने बोला, कंपनी ने पहले ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, तो ये जो डेबिट हुआ है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव एसेट अकाउंट। ये एक रिप्रेजेंटेटिव एसेट अकाउंट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर्स फ्रॉम whom मनी इज, सॉरी फ्रॉम नहीं, ठीक है, टू whom मनी इज मेड ड्यू, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हर उस शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है जिससे कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है। तो इट इज एन एसेट अकाउंट। ऑब्वियसली ये एसेट है। क्यों एसेट है, बिकॉज अभी किसी शेयर होल्डर ने पैसा दिया है क्या, तो जवाब आएगा कि नहीं सर, अभी किसी शेयर होल्डर ने पैसा दिया नहीं है, कंपनी ने मांगा है। तो भाई कंपनी ने अगर मांगा है तो एवरी शेयर होल्डर is in the eyes of the company can be said as a debtor for respective 2.50 rupees। हर शेयर पे ₹2.5 के लिए शेयर होल्डर अभी कंपनी का डेटर है। डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब होता है अ पर्सन फ्रॉम whom यू विल रिसीव समथिंग इन फ्यूचर। रिसीव का समथिंग का मतलब यहां पे हम क्या रिसीव करेंगे, तो हर शेयर पर ₹2.5 रिसीव करेंगे। अपना लॉजिक एकदम परमानेंटली क्लियर करके चलिएगा, हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। आइए, तो ये बात आपको समझ में आई कि भाई अलॉटमेंट पे द कंपनी हैज मेड एन एंट्री एंड द कंपनी हैज मेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू, व्हिच मींस दैट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन दैट इज कि the shareholders are considered as a debtor for 2.50 rupees per share on whom the company has not received the allotment money yet। आपने बोला कि हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, और जब ये पैसा मिल जाएगा तो ऑब्वियसली ये शेयर कैपिटल का पैसा है, इसीलिए कंपनी ने इसको शेयर कैपिटल में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। नाउ एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4, ऑन receipt of share allotment money, on receipt of share allotment money,
जब कंपनी शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेगी तो क्या होगा भाई, एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स पे ₹2.5 के हिसाब से कंपनी ने मांगा था, 10,000 शेयर्स पे ₹2.5 के हिसाब से सामने से पैसा मिल जाएगा, तो आ गया भाई कंपनी के बैंक में 25,000 रुपये, ठीक है। और टू अब जो कंपनी ने ये अपने डेटर्स बना रखे थे, कंपनी ने ये जो अपने डेटर्स बना रखे थे जिनसे वो रिसीव करना चाह रही थी, उनसे रिसीव हो गया, तो कंपनी अब अपने इन डेटर्स को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, क्योंकि अब डेटर्स तो है नहीं। ऐसे भी आपको पता है कि जब हम डेटर से पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो कंपनी ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेटर अकाउंट था, रिप्रेजेंटेटिव डेटर अकाउंट था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको कैंसिल कर देगी, खत्म कर देगी। कंपनी ने बोला कि हाँ भैया हमें पैसा मिल गया, हो गया, we have received the money from the shareholders, that's why that representative account has been cancelled, ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमने कैंसिल कर दिया। बोलिए भाई यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं या कोई दिक्कत है, यहां तक आपको सब लोगों को, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, यहां तक क्या बातें क्लियर हैं या कोई दिक्कत है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी ने 10 रुपए में से 5 रुपया रिसीव कर लिया, ₹2.5 कंपनी ने एप्लीकेशन पे रिसीव किया, ₹2.5 अलॉटमेंट पे ड्यू किया, ₹2.5 अलॉटमेंट पे रिसीव कर लिया। अब आते हैं आगे कंपनी के पास में कितना और बचा हुआ है, तो भाई कंपनी के पास में 5 रुपया बचा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि कंपनी ये 5 रुपए को एक बार में ले ले, 2 बार में ले ले, 3 बार में ले ले, जितनी बार में लेने का मन है ले ले। मैंने बोला कि ये कंपनी बाकी बचा हुआ बकाया 5 रुपया एक ही बार में लेना चाह रही है, तो ठीक है, कंपनी फिर से ड्यू करेगी ऑन कॉल मनी ड्यू। अब जितनी बार भी कंपनी पैसा लेगी उसको कॉल कहते हैं। जैसे अलॉटमेंट के बाद अगर कंपनी एक बार में ही पैसा लेगी तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी अगर 2 बार में पैसा लेगी तो उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और फिर लास्ट वाले को बोलेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी अगर 3 बार में पैसा लेगी तो बोलेंगे फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो अगर यहां पे हम देखें कंपनी एक ही बार में बचा हुआ 5 रुपया ले रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वर्ड से ही पकड़ में आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल, पहली बार और अंतिम बार, मतलब कि यही अब लास्ट बार कंपनी पैसा मांग रही है। कॉल का मतलब हो गया मांगना, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फाइनल है, इसका मतलब बचा हुआ जितना पैसा है सब पैसा कंपनी यहां पे मांग लेगी। तो आपने बोला कि हाँ सर 5 रुपया ले चुकी है, बचा 5 है, तो कंपनी 5 रुपया और मांग लेगी। हमने बोला हाँ एंट्री कीजिए ड्यू करने का। आपने बोला सर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्यों भाई? तो सर ये भी वैसे ही जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट था ना सर, ये भी वैसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव एसेट अकाउंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर होल्डर्स को जिनसे हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगा है। हमने बोला हाँ ठीक कह रहे हो, ये डेटर है, जब तक नहीं देता है तब तक के लिए डेटर है। हमने 50,000 का डेटर खड़ा किया इन फॉर्म ऑफ शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट येट पेड ₹5 ऑन द शेयर्स, ठीक है। हमने बोला हाँ ये देंगे, एंड टू शेयर कैपिटल, और हमने बोला कि ये पैसा हमारे किस चीज का पैसा है, तो ये हमारे शेयर कैपिटल का पैसा है, बिकॉज ये शेयर कैपिटल, इनको हमने शेयर्स इशू कर रखा है 50,000, इनसे हम पैसा मांग रहे हैं। छठी नंबर एंट्री, अब हम ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल। जब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो हम क्या एंट्री करेंगे,
तो सिमिलरली जैसे यहां हमने अपना डेटर क्लोज किया था और बैंक में पैसा रिसीव किया था, वैसे ही बैंक में पैसा रिसीव करेंगे। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 और ये वाला जो हमारा एसेट था, इस एसेट को आप क्लोज कर देंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए से? 50। दैट्स डन, हो गया। द कंप्लीट प्रोसीजर इज फाइन। आपका कंपनी ने शेयर इशू करने का एक कंप्लीट प्रोसीजर भी पूरा कर लिया और उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, ये अकाउंटिंग एंट्रीज को भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग that a company will do whenever there is a issue of share capital। जब एक शेयर कैपिटल का इशू होगा तो ये फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चीज है जो की जाएगी। क्या यहां तक आपकी कनेक्टिविटी ओके है? अगर कनेक्टिविटी ओके है तो हम इसमें और कुछ चीजों को ऐड लेस करें। क्या यहां तक आपने सारी चीजों को समझ लिया या कुछ दिक्कत है? जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए, जल्दी रिस्पॉन्स। क्लियर है बाकी लोगों को? बाकी लोगों को क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि देखिए भाई, बेसिक सेट ऑफ एंट्रीज में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो फिर आगे उस एंट्री को और एग्जेजरेट हम नहीं कर पाएंगे। बेसिक सेट ऑफ एंट्रीज अगर आपकी ओके होंगी देन ही हम आगे और चीजों को और एग्जेजरेट करके आपको समझा पाएंगे, आगे बढ़ा बढ़ा के। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है। आइए, जब आपको समझ में आ गया है तो हम एक दूसरा क्वेश्चन यहीं पे डालते हैं और उससे एक चीज और आगे आपको समझाते हैं। यहां पे हमने क्या समझाया? यहां पे हमने समझाया कि जितना पैसा कंपनी ने मांगा, सारा पैसा कंपनी ने मांगा, कंपनी को मिला, कंपनी ने मांगा, कंपनी को मिला। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया, सारे शेयर होल्डर ने पैसा दिया। ठीक है, जो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहां पे डालने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि अगर ऐसा हो कि कभी कोई शेयर होल्डर अगर पैसा ना दे पाए, ठीक है, वो पैसा देना उसका मिस कर जाए, तो हम वैसे केस में जर्नल एंट्रीज को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बात है व्हेन अ डिफॉल्ट इज मेड बाय अ शेयर होल्डर ऑन एनी पेमेंट। जब किसी पेमेंट पे कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो कैसे उस एंट्री को लिखेंगे, क्योंकि यहीं से सिचुएशंस निकालते जाएंगे और डिस्कशन करते जाएंगे। आइए, तो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए, छोटा सा ही बनाऊंगा। मैंने बोला एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, हर शेयर की कीमत 10 रुपए है। कंपनी मांगती है पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे पे करना है शेयर होल्डर को? तो कंपनी एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांगती है, अलॉटमेंट करने के समय 3 रुपया मांगती है, फर्स्ट कॉल कंपनी करती है 2 रुपए का, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी करती है 3 3 6 2 8, तो बच कितना गया? 2 रुपए। कंपनी इस तरीके से आपसे पैसा मांग रही है। ठीक है, बोलती है भाई जिसके पास जितना भी शेयर्स है सब लोग इस तरीके से पैसा दीजिएगा। आपने बोला ठीक। आगे आगे क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन देता है ऑल द कॉल्स आर मेड। सारे कॉल किए गए, मनी ड्यूली रिसीव्ड, पैसा भी प्रॉपर मिला, एक्सेप्ट राम
a shareholder holding except राम, जो कि एक शेयर होल्डर था, होल्डिंग 500 शेयर्स, जिसके पास 500 शेयर थे, डिड नॉट पेड, नहीं पे कर पाया, फाइनल कॉल। ठीक है, बोलता ऑल द कॉल्स वर मेड, सारे पैसे मांगे गए, मनी आर ड्यूली रिसीव, पैसे मिले भी, एक्सेप्ट, लेकिन राम जो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स पड़े थे, डिडंट पेड फाइनल कॉल, वो हमें फाइनल कॉल नहीं चुका पाया, नहीं पे कर पाया। और नीचे लिखा हुआ है बस जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन मतलब इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री कर दीजिए, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जो रिपीटेड एंट्रीज हैं वो रिपीटेड एंट्रीज मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको बता दे रहा हूं कि पहली एंट्री क्या होगी। ठीक है, कोई व्यक्ति बताओ पहली एंट्री, कोई बच्चा बताओ पहली एंट्री क्या होगी। जब एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया होगा क्या एंट्री हुई होगी, बोलो बाबू जल्दी। हाँ ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, 3 रुपया ही है ना, हाँ 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो पहली एंट्री हर बच्चा कर लिया, बैंक कर लेगा, मैं एक बार जल्दी जल्दी लिख के निकलता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 रुपया। दूसरी एंट्री इस पैसे को ट्रांसफर करने की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है 30,000 रुपया, दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो अलॉटमेंट 3 रुपए से, ठीक है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपया। फिर अलॉटमेंट को रिसीव करने की चौथी एंट्री, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है 30,000 रुपया। फिर अगली एंट्री फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 10,000 गुने 2 20,000 टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर होगा 20,000। फिर एंट्री होगी छठे नंबर एंट्री कि शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 रुपया। यहां तक एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, इवन अगली एंट्री में भी दिक्कत नहीं है। 7th नंबर एंट्री, सेकेंड और फाइनल कॉल को ड्यू करना है, तो हम ड्यू करते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए से टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आती है दिक्कत, तो उस दिक्कत वाली एंट्री को हम यहां कर रहे हैं, 8वीं नंबर एंट्री क्वेश्चन के नीचे कर रहे हैं। अब मुझे सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव करना है, तो क्या सेकेंड कॉल पे पूरा पैसा रिसीव हो गया है या कुछ पैसा कम रिसीव हुआ है, बताइए, क्वेश्चन पढ़िए बताइए। कुछ पैसा कम रिसीव हुआ है, कितने शेयर्स पे पैसा रिसीव नहीं हुआ है, कितने शेयर्स पे पैसा, 500 शेयर पे पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो आइए रिसीव कीजिए, करिए भाई रिसीव, बैंक अकाउंट को डेबिट कीजिए और यहां पे लिखिए 10,000 शेयर्स पे पैसा मिलना था, 500 पे नहीं मिला, तो 9500 शेयर पे मुझे 2 रुपया मिला। क्या ये बात समझ में आई, 9500 शेयर पे मुझे 2 रुपया मिला। अभी जिस शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला है वो अभी भी मेरे लिए डेटर है, हमने बोला हाँ, तो हमने लिखा कॉल्स इन एरियर, एक वर्ड यूज होता है कॉल्स इन एरियर, वैसा कॉल जो एरियर रह गया, एरियर का मतलब पीछे रह गया, अभी मिला ही नहीं उस पे पैसा,
एरियर का मतलब कि जो छूट गया, जिस पे पैसा नहीं मिला। तो भाई कितने पे नहीं मिला? 500 शेयर पे 2 रुपया। और ये डेबिट किस लिए हुआ है? बिकॉज कॉल्स इन एरियर जो है ये एक एसेट अकाउंट, समझिएगा ध्यान से। ये राम एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्यूचर में पैसा देगा, अभी तो ये दिया नहीं पैसा, इसीलिए हमने इस कॉल्स इन एरियर के पीछे क्या छुपा रखा है? कॉल्स इन एरियर के पर्दे के पीछे कौन है? राम है, ठीक है, जिसके पास कितने शेयर थे? 500 शेयर थे, ठीक है, और उस पे 2 रुपए के हिसाब से क्या नहीं मिला है? तो फाइनल कॉल नहीं मिला। तो भाई 1000 रुपया नहीं मिला है, मिलना कितना था? 20,000। तो 20,000 में से अगर 1000 नहीं मिला है तो कितना मिल गया? 19,000। ऐसे भी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 19,000 रुपया ही आएगा। 9500 शेयर पे 2 रुपया मिल गया, 500 शेयर पे 2 रुपया नहीं मिला, और इस वाले एसेट को अब कैंसिल कर दो यहां लाकर। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना रुपया? तो 20,000। इस एंट्री से अपने को क्या समझ आया? इस एंट्री से अपने को यह समझ में आया कि 20,000 रुपया जो एसेट खड़ा हुआ था उसमें से 19,000 रुपया हमारा मिला, और 1,000 रुपया 500 शेयर पे अभी भी मिलना क्या है? बाकी। तो देखिए इसके लिए हमने एक स्पेशल अकाउंट यूज किया जिसका नाम क्या है? कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्या भाई समझ में आ गया या किसी को कोई कंफ्यूजन है? आ गया? अगर किसी को नहीं आया है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि ये एक शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिडेंट पे द फाइनल कॉल, एकदम सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसी इंस्ट्रक्शन को हमने यहाँ फॉलो कर दिया है। बाकी सब जगह पैसा ड्यू किया, रिसीव किया, ड्यू किया, रिसीव किया, कहीं दिक्कत नहीं आई। बस लास्ट कॉल जितना ड्यू किया उतना पूरा रिसीव नहीं हुआ, बिकॉज एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन 500 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं मिला। तो 500 शेयर पे फाइनल कॉल 2 रुपए का था, भैया 1000 रुपया नहीं मिला, तो 1000 रुपया हम अभी भी अपना एसेट शो कर रहे हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जब आपका कोई पैसा कॉल पर ना मिले तो उसकी एंट्री कैसे करनी है ये भी हमने सीख लिया। हमने 2 बातें सीखी। पहला कि जब नॉर्मल शेयर अलॉटमेंट का शेयर इशू का प्रोसीजर होगा तो नॉर्मल शेयर इशू के प्रोसीजर में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, और दूसरा हमने सीखा कि जब नॉर्मल से इतर, नॉर्मल से हटके हमारा अगर कॉल्स इन एरियर हो तो कॉल्स इन एरियर के समय हम क्या शेयर एंट्री का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आपको अब एक होमवर्क दे दिया जाए। होमवर्क क्या है? तो मैं बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगा और वो आपका होमवर्क हो जाएगा। जी, ये आपका होमवर्क हो गया, आपको इसको जर्नलाइज करना है। हमने बोला सब कुछ सेम है, एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर्स, 10 रुपए वाले ऐसे ऐसे पेबल है, 3 रुपया 3 रुपया, 2 रुपया 2 रुपया, सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट राम एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे। उसने इस बार 2 जगह डिफॉल्ट किया। उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया एंड फाइनल कॉल, मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है और फाइनल कॉल भी नहीं दिया है। आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है, इसी तरीके से प्रॉपर जर्नल एंट्री बनानी है और इस इफेक्ट को दिखाना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके मेरे पास में भेजेंगे। अपना इंडिविजुअल विंडो पे आप अपना आंसर भेजेंगे, ठीक है, ग्रुप पे कोई भी आंसर अपलोड नहीं करेगा। अगर आप ये क्वेश्चंस बना लेते हैं तो आप नेक्स्ट कल के क्लास के लिए आप तैयार हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है टॉपिक। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो बेटा सिर्फ क्लास सुन करके आप नेक्स्ट क्लास की तरफ आगे बढ़ जाएं, मुश्किल है। ठीक है, तो इस पे दिमाग लगाइए, बनाइए इस क्वेश्चन को,
यहाँ पे एक जगह डिफॉल्ट है, जो नया क्वेश्चन आपको मैंने दिया है वहां पे 2 जगह डिफॉल्ट है, ठीक है। बस यही चेंज है क्वेश्चन में, और कोई चेंज नहीं है। इसको बनाइए, हम लोग शाम में जो लोग इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लायर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग कल अपना जो जो जिनका जैसे शेड्यूल चल रहा है क्लास, वैसे शेड्यूल क्लास में वो हाजिर रहेंगे अपना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।